58 साल पहले 1967 बिहार। बात 1967 की है। बिहार में विधानसभा का चौथा चुनाव हुआ। बिहार के नक्शे पर नए राजनीतिक समीकरण उभरे। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। महामाया प्रसाद सीएम की गद्दी पर बैठे। ये वो दौर था जब बिहार की फिजाओं में लाल आतंक की गूंज थी। एक तरफ जमींदारी के खिलाफ विद्रोह, दूसरी तरफ नक्सलवाद के कारण हिंसा आम थी। इसी कालखंड में एक ऐसे बाहुबली का जन्म हुआ जिसमें बिहार के जमींदारों को लाल आतंक से निजात दिलाने वाला मसीहा दिखा। एक ऐसा बाहुबली जिसने जेल में अदालतें लगाई, अस्पताल में पंचायतें जमाई। एक ऐसा डॉन जो जुर्म के रास्ते से सत्ता के गलियारे तक पहुंचा। एक ऐसा अपराधी जो सियासी छांव में क्राइम का सिंडिकेट चलाता रहा। उसकी समानांतर सत्ता में भूमि विवाद के निपटारे से लेकर डॉक्टरों की फीस तय होती थी। अपहरण, फिरौती, मर्डर और सियासी संरक्षण के कॉकटेल से पनपे इस डॉन को लोग शहाबुद्दीन के नाम से जानते हैं। नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। कुछ उन्हें राजनेता मानते थे तो कुछ रॉबिन हुड, और एक बड़ा तबका उन्हें शुद्ध अपराधी के तौर पे याद करता है। कई दर्जन आपराधिक मामलों के अभियुक्त शहाबुद्दीन के जीवन में ऐसे कई पहलू थे। लोग भले इस बहस में फंसे रहे कि शहाबुद्दीन ज्यादा क्या थे, अपराधी या राजनेता, लेकिन इस मुद्दे पे कोई दो राय नहीं होगी कि वे अपने इलाके के बेताज बादशाह थे। ऐसे बादशाह जो न केवल वहां की राजनीति की दिशा तय करते थे बल्कि प्रशासन को भी अपनी मुट्ठी में रखते थे। आम आवाम जो भी था उसके लिए वह काम करने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, उनके नाम का एक भय था, लेकिन वह जो गरीब, मजलूम, दबे कुचले लोग होते थे उनके लिए चिकित्सा सुविधा एक तय राशि थी, उतने में ही सबको करना था। और जो भी डॉक्टर थे, जो भी थे, और कोई काम में वहाँ पर जैसे सड़क निर्माण का ही काम हो रहा है तो उसमें भी जो है सो अप टू द मार्क काम होता था। साल 1967, सीवान, बिहार। 10 मई 1967 को बिहार के सीवान में शरफुद्दीन अंसारी के घर जिस बच्चे ने जन्म लिया, उसने गुनाहों की ऐसी कहानी लिखी कि बिहार सहित कई सूबों में उसकी धाक और धमक महसूस की गई। पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन ने सीवान के डीएवी कॉलेज के दिनों में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और अपने पांव सियासी मैदान में भी पसार लिए। अपराध के काले पर्दे पर शहाबुद्दीन का नाम तब चमका जब बिहार लाल आतंक के साए में जी रहा था। सीवान और आसपास के जिलों में नक्सलियों का दबदबा था। जमींदारों और किसानों की जमीनों पर लाल झंडे गाड़े जा रहे थे। इन जमींदारों और किसानों को ऐसे शख्स की तलाश थी जो नक्सलियों से लोहा ले सके। लोगों ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुना। मैंने शहाबुद्दीन के बारे में मीडिया क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ हैं, साथ थे, उनसे आप पूछिएगा तो शहाबुद्दीन को ना वो पॉलिटिशियन मानते हैं और ना उनको क्रिमिनल मानते हैं। वो एक मसीहा थे। सिवान के लिए नहीं, मतलब पूरे बिहार के लिए एक मसीहा थे। कहते हैं जमींदारों ने ही एक साधारण शहाबुद्दीन को बाहुबली शहाबुद्दीन बना दिया। जमींदार शहाबुद्दीन को धन बल देते रहे और शहाबुद्दीन अपने बाहुबल से नक्सलियों से टकराता रहा। साल 1990, 25 सितंबर 1990 का वो दौर याद कीजिए जब देश में राम नाम की लहर थी। लाल कृष्ण आडवाणी का धर्म रथ बिहार के समस्तीपुर पहुंच चुका था। तत्कालीन मुख्यमंत्री
लालू प्रसाद यादव के इशारे पर आडवाणी गिरफ्तार हो चुके थे। देश में धर्म की सियासत गरमा चुकी थी। शहाबुद्दीन ने भी इस मजहबी हरारत का फायदा उठाया और सियासी मैदान में कूद पड़ा। पहली बार बिहार विधानसभा में दस्तक दे दी। उसके बाद उसके पांव संसद की दहलीज तक पहुंच गए। जब लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया तो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी और मजबूत सिपहसालार बन गए मोहम्मद शहाबुद्दीन। धीरे धीरे उनका जनाधार बढ़ता गया और 1996 में उन्होंने सिवान लोकसभा चुनाव जीता। 4 बार उन्होंने सिवान का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया और 1998, 99 और 2004 में सिवान से लोकसभा पहुंचे। सियासी गलियारे में पैठ जमाने के बाद शहाबुद्दीन सीवान का सुल्तान बन गया। कानून को ठेंगे पर रखने वाला बाहुबली अब कानून बनाने वालों के बीच उठने बैठने लगा। शहाबुद्दीन राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसके गुनाहों के पन्नों में इजाफा हो रहा था। हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के दर्जनों मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन गुनाहों का ये मसीहा अभी भी अपनी रफ्तार में था। पुलिस प्रशासन उनके सामने नतमस्तक हो रहे थे। वो एक खूंखार माफिया सरगना था और बिहार में जो जंगल राज की जो बात होती है, जो लालू राबड़ी राज को जंगल राज का तमगा मिला था, उसका एक बड़ा वो चेहरा था। और सिवान में तो वो कई दशक तक मतलब आतंक का पर्याय रहा और सिवान में उसने बहुत जुल्म ढाए, जुल्म की इंतहा की और एक बहुत ही खूंखार माफिया आप उसको कह सकते हैं। साल 1990 का ये वही दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के कद्दावर नेता बन चुके थे। शहाबुद्दीन कानूनी चाबुक से बचने के लिए सियासी अखाड़े में कूद चुका था। शहाबुद्दीन को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी और लालू यादव को बाहुबली के रूप में एक ऐसा नेता मिल चुका था जो लालू के MY समीकरण में फिट बैठता था और सीवान में जीत की गारंटी भी देता था। ये वही दौर था जब बिहार बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम हुआ, बोगस वोटिंग के लिए खबरों की सुर्खियों में रहा। लोकतंत्र के इस दागदार खेल में शहाबुद्दीन ने लालू का खुलकर साथ दिया। सियासी संरक्षण मिलने के बाद शहाबुद्दीन के अंदर का रहा सहा डर भी जाता रहा। उसने कुछ ऐसे गुनाहों को अंजाम दिया जो बिहार के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। सीवान के आसपास माले यानी CPI-ML का दबदबा था। लालू यादव उसकी धार कमजोर करना चाहते थे। शहाबुद्दीन को इसकी जिम्मेदारी दी गई। फिर खौफनाक हत्याओं का दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि उसके बाद बिहार में चाहे जिसकी भी सरकार रही, सीवान में शहाबुद्दीन की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता था। खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाला शहाबुद्दीन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ना तो कानून तोड़ने से हिचकता था, ना ही किसी की हत्या करने से गुरेज करता था। साल 1997, 31 मार्च 1997 को सीवान के JP चौक पर माले नेता कॉमरेड चंद्रशेखर प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाम शहाबुद्दीन का आया। JNU-SU से जुड़े इस युवा नेता की हत्या से बिहार में उबाल आ गया। बड़े आंदोलन हुए, लेकिन शहाबुद्दीन की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2001 आते आते पुलिस ने शहाबुद्दीन से डरना छोड़ दिया था और उस पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। RJD के स्थानीय नेता मनोज कुमार पप्पू को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस से शहाबुद्दीन भिड़ गया। इस बाहुबली ने पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद शहाबुद्दीन को पकड़ने के लिए बिहार और यूपी पुलिस ने टीम तैयार की। शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में
पुलिस और शहाबुद्दीन के समर्थकों के साथ जंग हो गई। 2 पुलिस वालों समेत 10 लोगों की जान चली गई। पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गईं। मौके से पुलिस को 3 AK-47 राइफल्स मिली। इतना होने के बाद भी शहाबुद्दीन का आतंक कम नहीं हुआ। साल 2004, 16 अगस्त। लेकिन 16 अगस्त 2004 को जो कुछ भी हुआ, उसने सीवान के माथे पर ऐसा कलंक लगाया जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के बेटों गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई। हद तो तब हो गई जब हत्याकांड के चश्मदीद गवाह चंदा बाबू के तीसरे बेटे को भी मौत की नींद सुला दिया गया। शहाबुद्दीन का पुश्तैनी गांव प्रतापपुर अब अभेद्य किला बन चुका था। शहाबुद्दीन कानून की नजर में दुर्दांत अपराधी था, लेकिन कुछ लोगों के लिए उसकी छवि रॉबिन हुड की थी। पर सच्चाई तो ये थी कि जिसने भी उसके गुनाहों पर उंगली उठाई उसे बख्शा नहीं गया। 2016 में हुए पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या उनमें से एक थी। क्राइम होता है और उसको टैकल करना पुलिस विभाग का काम होता है। मेरे अनुभव ने मुझे बताया कि क्राइम का कारण अगर पकड़ा जाए, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को ही पकड़ना होता है और उसको हिट किया जाए, तो कोई क्राइम नहीं है जो नहीं टैकल हो सकता है। वो चाहे शहाबुद्दीन का एरा हो या XYZ का एरा हो, क्योंकि कोई भी एरा होगा, लॉजिक मालूम होना चाहिए और तरीका मालूम होना चाहिए टैकल करने का, तो टैकल अपने आप हो जाता है। तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को मुख्य आरोपी बनाया गया। कुछ और बड़े मामलों में वो पहले से वांछित था। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दी। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने के रास्ते बंद हो गए और यहीं से सीवान के सुल्तान का सितारा मध्यम पड़ने लगा। वो एक्चुअली हमारे बचपन के दोस्त हैं। हमसे अधिक कोई उनको नहीं जानता कि शहाबुद्दीन क्या लास्ट डेट तक हम लोग साथ रहे। तो लोग क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, उनके चाहने वाले से पूछेगा तो कोई उनको अपराधी नहीं कहेगा, कोई उनको पॉलिटिशियन नहीं कहेगा। सब यही कहेगा कि वो सीवान के लिए मसीहा थे, मसीहा रहे हैं। 34 से ज्यादा संगीन अपराध में शहाबुद्दीन को दोषी पाया गया। 2016 में शहाबुद्दीन को बिहार की जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। अब कानून को ठेंगे पर रखने का समय खत्म हो रहा था। शहाबुद्दीन पर शिकंजा कस चुका था। जो खेल वो बिहार के जेल से कर पा रहा था, अब उस पर शिकंजा कस चुका था। तो बड़ी संख्या में जो माफिया सरगना है वो राजनीति में आ गए हैं। तो शहाबुद्दीन मूलतः तो अपराधी ही था, माफिया डॉन था, लेकिन लालू ने उसको जो लालू का माई समीकरण था, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, उसमें लालू ने उसको राजद का मुस्लिम चेहरा बना दिया था, RJD का, और इसलिए वो 4 बार सीवान का MP रहा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानते ही हैं, तो उसको एक तरह की रिस्पेक्टिबिलिटी मिल गई थी, ऑनरेबल MP बन गया था। लेकिन मूलतः वो माफिया डॉन था और मूलतः वह अपराधी ही कहा जाएगा। जी, एक बाहुबली कमजोर पड़ चुका था, लिहाजा सियासी गलियारों में उसके लिए खुले दरवाजे बंद होने लगे। शहाबुद्दीन के सियासी गुरु लालू यादव ने भी हाथ खींच लिया। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। चार बार सांसद रह चुके शहाबुद्दीन को अब अपने सियासी वारिस की तलाश थी, लिहाजा पत्नी हिना शहाब को मैदान में उतारा गया। लेकिन हिना शहाब शहाबुद्दीन की विरासत नहीं बचा पाई।
वो लगातार लोकसभा के चुनाव हारती गई। यानी जिस सुल्तान की सीवान में तूती बोलती थी, अब उसकी धार खत्म हो रही थी। साल 2021, 1 मई। शहाबुद्दीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस बिहार में उसके नाम का सिक्का चलता था, मरने के बाद उसे अपने घर की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। दुनिया में कोरोना काल था, देश में वायरस की दहशत थी, लोगों की जान जा रही थी। अप्रैल 2021 में इस बीमारी का डंक शहाबुद्दीन को भी लगा और 1 मई 2021 को शहाबुद्दीन का खौफ मिट्टी में मिल गया। आज शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत की जद्दोजहद जारी है। उनकी पत्नी हिना साहब कई बार कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन हर बार थोड़े से चूक गईं। वही उनके बेटे भी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हैं। पर सबसे बड़ी मुश्किल है शहाबुद्दीन द्वारा खींची गई वो बड़ी लकीर और इलाके में शहाबुद्दीन के विरोधियों की तादाद, जो लगातार उनके परिवार के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच में आ जाती है। सिवान से अभिषेक कुमार के साथ प्रभाकर कुमार, NDTV।